चलो तो स्टार्ट करें अपन। तो भाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रहा है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करके दे देते हैं तो जितना सोचा था पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, बट अभी एक पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं ताकि नुकसान भी नहीं होगा और आपका आना भी व्यर्थ नहीं होगा। तो टॉपिक का नाम डाल दीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड ही चल रहा है अपना। इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 पेज नंबर 9.1। इंटर साला हरामखोर। इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट 1 theories। इंटरनेशनल ट्रेड theories। इंटरनेशनल ट्रेड theories। इंटरनेशनल ट्रेड theories of international trade। theories of international trade। देखो इस चैप्टर में दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो तीन थेरीज बताई हैं, तो दो तीन इवन चार है शायद, चार में से महत्वपूर्ण है आपकी पहली तीन थेरीज आपकी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और थियरीज पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और एक क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन कोई एग्जांपल हो या फिर वो सीधा सीधा डेफिनेशन के ऊपर पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट लेकिन है एक से दो। भाई चार पांच यूनिट हैं, तीन तीन क्वेश्चन भी आते हैं तो 15 नंबर की यूनिट हो जाती है, 15 नंबर का चैप्टर हो जाता है। चार चार भी आते हैं तो तीन तीन भी आते हैं, दो दो भी आते हैं तो 10 नंबर का हो जाता है। तो 10 से 12 मार्क्स का तो तयशुदा है। दो यूनिट हम इसकी ख़त्म कर चुके हैं। एक यूनिट हमने ख़त्म किया था इसके टैरिफ 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 और नॉन टैरिफ टैरिफ, एक वो किया था, और एक और कौन सा किया था हमने, एक तो और कर दिया था, कैपिटल मूवमेंट इन इंडिया, कैपिटल मूवमेंट, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। बहुत बढ़िया। तो ये दो पोर्शन थे, दोनों टेक्निकल थे, वो अपन ने निपटा दिए। तीसरा अब ये थेरीज हैं, थेरीज बहुत ज़्यादा टेक्निकल आएगा। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, तो उसमें मज़ा आने वाला है। लेकिन अब ठीक है, ये थेरी हैं तो थेरी ख़त्म करते हैं। थेरीज में इन्होंने सबसे पहली थेरी ये लेकर आए, एब्सोल्यूट एडवांटेज। थेरी, ये कौन से भाई साहब की थेरी है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम सुना है? कौन है ये? बाप है इकोनॉमिक्स का, क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अच्छा। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ मतलब बाप आदमी। अरे बाप नहीं, फादर, फादर ऑफ इको। ये भाई साहब बहुत, जब पत्थर से आग जलाते थे तब का इकोनॉमिस्ट है ये। भाई फादर बोलेंगे तो सबसे पुराना हो गया। हाँ, नहीं हुआ? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब सभी बच्चों का बाप है ये, सभी बच्चों का एक ही बाप, एक ही बाप मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके नीचे फिर इसके नीचे फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए गए आए गए, इसी के कॉन्सेप्ट को लेके ना थोड़ा बहुत हिला के अपना कॉन्सेप्ट लिख दिया। इसके नीचे आए, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा छुआ और अपना नया कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके नीचे कोई आया, उसने उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा छुआ और अपना नया आराम करो। तो हु वाज द बाप ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम, आदम। अगर भारत का होता तो आदम आदम सुमित होता इसका नाम, लेकिन लेकिन ये बाहर के हैं भाई साहब, तो एडम स्मिथ हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। आपको पता है कि अपने गांधी जी पूरे विश्व में कैसे फेमस है? जैसे फादर ऑफ नेशन थे ना अपने गांधी जी, तो गांधी जी
के बारे में भी अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है। अब जैसे कभी अपन विदेश जाएंगे और वहां जाके पता चलेगा कि यहाँ पर एडम स्मिथ का कुछ है, मतलब लाइक पुरानी चीजें, क्या बोलते हैं उसको, एंटीक्स वगैरह पड़े हैं उसके, राइट? तो सॉरी, नहीं चल रहा? आपके चल रहे ऊपर? तो आप कैसे आए? हाँ, रिकॉर्डिंग पे चालू है, उसको अपलोड कर देंगे। हाँ, तो फादर ऑफ तपोवन, तो हाँ, हम बच्चे नहीं है, बच्चे तो आप ही हो यार। हम तो गरीब घर से हैं भाई, रोजी रोटी के लिए आते हैं यहाँ। ठीक है, चलो। तो हम कहाँ बात कर रहे थे? हाँ, हम गांधी जी की बात कर रहे थे। तो गांधी जी को भी ऐसे बहुत सारी जगह पढ़ाया जाता है, तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक गांधी जी का नाम रहता है कि यार इतना बड़ा कंट्री है और उसका इतना महान इंसान। तो गांधी जी के बारे में कहीं भी स्टैचू वगैरह होती है तो पहचानते लोग। ऐसे ही अब जैसे आप बड़े हो जाओगे, बड़े मतलब किधर बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, एडम स्मिथ के बारे में जिक्र होता है तो आपको याद आएगा, हाँ यार, ही वॉज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किधर है यार, मेरे को देखने गया है। ऐसे ही तो फेमस होते हैं लोग, है ना? ये आदम सुमित भी ऐसे ही फेमस हो गया। तो आ, अच्छा, सोचो, ये जब वो थे, अरे जब ये वो थे मतलब, नहीं बच्चे नहीं, जब ये बड़े थे, लेकिन जब इनका समय था, इनके समय में ग्लोबलाइजेशन इतना थोड़ी था। ये सोच के चलते थे कि ट्रांसपोर्टेशन की कोई कॉस्ट ही नहीं आएगी। इनकी असम्पशंस थी ये, हम लिखेंगे अभी। ये समझते थे कि फॉरेन करेंसी सब जगह एक ही चलती है, इधर भी 1 रुपया, उधर भी 1 रुपया, इधर का 1 रुपया बराबर उधर का 1 रुपया। पहले ऐसा होगा भी? पहले माल खरीदने बेचने से ज्यादा क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें दूंगा आजादी। तो ये क्या था? बार्टर सिस्टम था। तो इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर को लेके चलते थे कि माल को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? लेबर। माल को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। तो ये सिर्फ एक फैक्टर को लेकर चलते थे। अपने 4 फैक्टर्स होते कुल, 1 2 3 4। एक होता है लेबर, लेबर को देते हैं वेजेस। दूसरा कैपिटल, इंटरेस्ट देते हैं। तीसरा लैंड, उसको देते हैं रेंट। और चौथा आंट्रप्रेन्योर, आंट्रप्रेन्योर उसको क्या देते हैं? प्रॉफिट। ये सिर्फ किसको लेकर चलते थे? लेबर को लेकर चलते थे। तो इनका मानना ये था कि दो देश हैं, कहानी सुन लो, फिर मैं लिखूंगा और फिर से डिस्कस करूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। इनका मानना ये था कि जैसे दो देश हैं और दो कमोडिटीज दोनों बनाते हैं, फैक्टर मॉडल एक लेकर चल रही है सिर्फ क्या? लेबर। जैसे भारत बनाता है चावल, चावल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइस। ठीक है। और भारत बनाता है गेहूं भी, गेहूं, गेहूं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वीट। भारत चावल भी पैदा करता है और भारत वीट भी पैदा करता है, राइस और वीट दोनों बनाता है। मान लो भारत बनाता है 10 रुपए किलो चावल और गेहूं बनाता है 14 रुपए किलो। एक एग्जाम्पल, भारत बनाता है 10 रुपए किलो चावल और 14 रुपए किलो गेहूं, गेहूं, है ना, गेहूं। तो अब ये गेहूं बनाता है ऐसे, ये राइस हो गया और ये वीट हो गया। और दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री कौन सी ले लो? कोई सी भी। आपको कौन सी कंट्री पसंद है? पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। मान लो पाकिस्तान क्या करती है, वो भी चावल बनाती है और वीट बनाती है। ये चावल बनाती है 8 रुपए किलो, पैदा करती है। और ये जब गेहूं पैदा करते हैं तो फिर इनको लगते हैं 16 रुपए। गेहूं पैदा करते हैं तो क्या लगता है? 16 रुपए लगता है। तो अब एक बात बताओ कि ये जो भाई साहब थे ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास सबको मजा। तो सबको मजा कैसे आएगा कि अगर भारत, अच्छा भारत को क्या महंगा पड़ता है?
व्हीट की राइस, और इसको क्या महंगा पड़ता है? इसको क्या महंगा पड़ रहा है? इसको भी व्हीट महंगा पड़ रहा है। तो ये क्या बोलता है कि इस कंट्री के साथ आप क्या करो, एक्सचेंज मत करो। यस, क्योंकि ये चीज तो आप भी बना रहे हो, बना के देने क्या वाले हो, महंगा पड़ेगा। अगर मान लो पाकिस्तान की जगह कनाडा है, कनाडा राइस कितने में बना देता है? 6 रुपए में बना देता है। राइस कितने में बना देता है? 6 रुपए में। तो फिर ये क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप राइस तो इनसे ले लो, ये राइस बना के इसको दे देगा सस्ते में, ये वीट बना के इसको दे देगा, इसको बनता है वीट 20 रुपए में, तो ये बना के इसको बेच देगा वीट 20 रुपए में। जो आपको घर में बनाना महंगा पड़ता है वो इंपोर्ट कर लो, इनका कहना ये था। जो आपको घर में बनाना महंगा पड़ता है वो इंपोर्ट कर लो, और जो सस्ता पड़ता है वो एक्सपोर्ट कर दो। तो ये इनकी बेसिक थ्योरी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि दोनों को विन विन सिचुएशन हो। अब वो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें आप कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो कि बिना कैलकुलेटर के सीखना है? बिना कैलकुलेटर, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इन्होंने जो अजम्पशंस लेके चले हैं भाई साहब, वो अजम्पशंस अपन लिख लो। अजम्पशंस, ये कुछ अजम्पशंस लेकर चले हैं, वो अजम्पशंस लिख लो। नंबर 1, 2 कंट्रीज होंगी, 2 कमोडिटीज की बात करेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लिख रहे हैं। 2 कमोडिटीज होंगी, एक फैक्टर मॉडल होगा, 1 फैक्टर मॉडल। और वो फैक्टर मॉडल क्या लेकर चलते हैं भाई साहब? लेबर। सेकंड अजम्पशन है कि भाई साहब कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं आती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज निल, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरी बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन लेबर डेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is measured in labor days. नंबर 4, ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध है ही नहीं, किसी भी देश में घुस जाओ माल बेच दो। ट्रेड इज फ्री फ्रॉम, trade is free from all restrictions. नंबर 5, नंबर 4 के बाद नंबर 5, सेम करेंसी यूज्ड इन बोथ कंट्रीज, सेम करेंसी यूज्ड इन बोथ कंट्रीज। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि हैंडराइटिंग थोड़ी सी सुंदर दिख रही है आज। ये लिखा है सेम करेंसी, फिर से लिखो करेंसी, यूज्ड इन बोथ कंट्रीज। चलो अब एग्जांपल पकड़ लेते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है जी, कमोडिटी, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी। कहाँ कहाँ का लिया है जी? कनाडा ले लो एक, कनाडा, कनाडा ए को प्रोड्यूस करता है 10 रुपए में, और बी को प्रोड्यूस करता है 20 रुपए में। इंडिया क्या करता है? इंडिया ए को प्रोड्यूस करता है 20 रुपए में, और बी को प्रोड्यूस करता है 10 रुपए में।
इतना लिखो, फिर कॉस्ट रेशियो निकालते हैं। एक कमोडिटी है, जैसे ये मान लो, इसको ये राइस बना रहा है और ये जूट बना रहा है, वट एवर इट इज। ए जूट मतलब ए मीन्स राइस, बी मीन्स जूट। कनाडा ए कमोडिटी बना देता है 10 रुपए में, जबकि इंडिया उसे बनाती है 20 रुपए में। इंडिया उसे बनाती है 20 रुपए में। तो इसका कॉस्ट रेशियो कैसे निकलेगा? कनाडा 10 रुपए डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 0.50, 50 पैसा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि जो चीज भारत में 1 रुपए में बनती है, वो कनाडा कितने में बना दे रहा है? 50 पैसे में बना दे रहा है। यस, ओके। और इसका कॉस्ट रेशियो क्या आता है? 20 डिवाइड बाय 10, यानी कि 2.00। जो चीज भारत में 1 रुपए में बनती है, वो चीज कनाडा कितने में बना के दे रहा है? 2 रुपए में बना के दे रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब क्या करेंगे जी, आप बताओ। क्या चीज इंपोर्ट करना पसंद करेंगे आप? राइस? क्यों? हमारे देश में महंगा बन रहा है, मतलब जो चीज, यानी कि ए कमोडिटी ए क्या करेगा? इंडिया चाहेगा कि हमें मिल जाए, और कमोडिटी बी हम उनको दे दें। कमोडिटी बी हम उनको दे दें। क्यों? क्योंकि जो चीज हम 1 रुपए में बना रहे हैं, वो 2 में बना रहा है। तो हमारी जो कॉस्टिंग महंगी है, अच्छा है, दोनों में विन विन सिचुएशन हो जाएगी। है ये किसको बेस मानकर अपन ने कंप्यूटेशन किया है? ये बेस मान के किया है अपन ने, किसको? जापान, कनाडा को। कनाडा पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट रेशो क्या रहा है? 0.50 एंड 2.00। अच्छा, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निकालें तो? हाँ, उल्टा करके दिखाओ। 2 और यहां पे क्या आ जाएगा? 2 और 0.50। इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन सेम होगा। इंटरप्रिटेशन सेम कैसे होगा? अरे वो तो आंसर होगा। इंटरप्रिटेशन जैसे 0.5 और 2 का इंटरप्रिटेशन क्या था? कि जो चीज इंडिया में 1 रुपए में बन रही है, ठीक बोलो मैंने? हाँ, जो चीज इंडिया में 1 रुपए में बन रही है, वो कनाडा कितने में? 50 पैसे में बना के दे रहा है। जो चीज इंडिया में 1 रुपए में बन रही है, वो कनाडा 2 रुपए में बना के दे रहा है। यस। तो ये कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और 0.5 आ रहा है आपका, इसका जो भी फिगर निकल रहा है। तो अब मुझे बताओ कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? रुको, सोचो, बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। यस, बोलो। आंसर तो वही होगा। पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर तो सेम निकल के आएगा। मैं पूछ रहा हूं इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इंटरप्रिटेशन, अगर मैं, सुनो, हाँ, ये क्या बोलो? अच्छा, मैं फिर से आपके सामने रखता हूं, देखो ध्यान से सुनो। अपन ने, हाँ, अभी बताओगे आप?
तो यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये तुम तय थोड़ी करोगे, ये तो तय मैं ही करूंगा ना। ठीक है, चलो। तो इनको छोड़कर बाकी लोग सुनो कि अगर ये कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये निकाला, और कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कंप्यूटेशन किया 10/20 एंड 20/10, तो ये आ गया अपना 0.5 और 2। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो चीज इंडिया में 1 रुपए में बनती है कनाडा 50 पैसे में बना के दे रहा है। जो चीज यानी कि बी इंडिया में 1 रुपए में बनती है वो कनाडा 2 रुपए में बना के दे रहा है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ इस कॉस्ट रेशो का। अगर हमने कॉस्ट रेशियो बदल दिया, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो बताओ बच्चों, बताओ, वो इंडिया 2 रुपए में बनाता है। इंटरप्रिटेशन यही निकल के आ रहा है इसका कि जो कनाडा में 1 रुपए में बनता है भारत 2 रुपए में बना के दे रहा है, जो कनाडा में 1 रुपए में बनता है भारत 50 पैसे में बना के दे रहा है। तो अरे मंगा लो यार, वहां सस्ता मिल रहा है और भेजो, वहां महंगा है यहां से सस्ता बना के भेजो। तो दोनों दोनों देशों को विन विन सिचुएशन में लाकर छोड़ देने का काम ये भाई साहब जो आदम स्मिथ यही करते थे। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ये। तो आप चाहो तो नोट डाउन कर लो इसको, मेरे ख्याल से कर चुके हैं। गुड, अभी आते हैं सेकंड थ्योरी पे। सेकंड थ्योरी, थ्योरी नंबर 2, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज, ये थे भाई साहब डेविड रिकार्डियो, रिकार्डो, रिकार्डो है ना, डेविड, डेविड वार्नर नहीं है, रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो। ये मैसेज आने लग गया, क्लास कहाँ है, क्लास नहीं मिल रही है, क्या है क्या नहीं। चलो, अरे बस कर यार। मैं चेक कर लूंगा, आप एक बार चेक करके वापस से देख लो। मेरे पास, मैं अभी क्लास में हूँ तो बाद में अभी मैसेज मत करो आप ना, थोड़ी देर क्लास में हूँ मैं। तो डेविड रिकार्डो क्या कह रहे हैं भाई साहब, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है अगर मान लो कि एक कंट्री है, एक कंट्री क्या कर रहा है, दो कॉमोडिटी, अच्छा इसकी भी असम्पशन तो यही लेकर चलता है सेम सेम। ये कहता है कंपैरेटिव एडवांटेज को तेरी भैंस की टांग, इसको हाँ साइलेंट पे कर देता है। मतलब ओके भी लिखना जरूरी है। कर दिया, साइलेंट कर दिया मैंने इसको। लिखो, कुछ लिख लो यार। डेविड रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ, explained explained the law of comparative advantage on the basis of the labor theory value, labor theory value, value ಇನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾರ್ಕೊಡ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನ, ಅನ್ನ 24 घंटे चौकन्ना। A country's ability to produce some goods
or services at lower opportunity cost, at lower opportunity cost than other countries. मतलब ये जो थ्योरी है ना, ये शानपति दिखाती है। ये थ्योरी क्या कहती है जी? और क्या लिखा है? एडवांटेज इन प्रोडक्शन इन बोथ, तू चोर है ये मुझे है पता। देखो इसमें क्या कहता है भाई साहब, डेविड रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये हमें पता है कि यार कंपैरेटिव एडवांटेज में ये डेविड रिकार्डो ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर थियरी वैल्यू, लेबर थियरी वैल्यू, तो ऊपर भी तो अपन लेबर से ही करके आए, कौन सी नई बात कर दी इसने? लेबर थियरी वैल्यू, ठीक है। सेकंड बात कहते हैं कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम गुड्स और सर्विसेज एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक यहाँ पे भी वही असम्पशन वही है कि दो देश हैं, दो कमोडिटी हैं और लेबर को बेस मान के चल रहा है, और बाकी सारी असम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ भाई साहब वो बाप, तो बाप के हिसाब से चलने का उसी को फॉलो कर रहा है। बट ये कह रहा है कि कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर प्रोडक्ट ए, कंट्री वन में प्रोडक्ट ए सस्ता बनता है, कंट्री टू में थोड़ा महंगा है। प्रोडक्ट टू कंट्री वन में थोड़ा सस्ता बनता है, कंट्री टू में थोड़ा महंगा है। यानी कि दोनों प्रोडक्ट हमारे यहाँ सस्ते बन रहे हैं और दूसरे के यहाँ महंगे पड़ रहे हैं। तो फिर एक्सचेंज, अच्छा अब इंटरनेशनल ट्रेड है और पुरानी थियरी है, तो एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, और एक्सचेंज करना पड़ेगा गुड्स, तो क्या हम बनाएंगे और क्या बेचेंगे? तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें एडवांटेज देखना पड़ेगा कि हमें बनाने में क्या एडवांटेज है, और वो एडवांटेज को कंप्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि क्या बनाओगे और क्या बेचोगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कमोडिटी। ये क्या गार्डन है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, कमोडिटी, कमोडिटी, एक ले लो वीट, एक ले लो जूट, मैं सब मान के चल रहा हूँ, साथ साथ बना रहे हैं आप, है ना। कमोडिटी, एक कनाडा, कनाडा 10 रुपए में बना देता है, जबकि इंडिया कितने में बनाता है? 15 रुपए में बनाता है। ये बना देता है 20 रुपए में, ये बना देता है 25 रुपए में। अच्छा, अब कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन इसका कॉस्ट रेशियो निकालें, कॉस्ट रेशियो निकालो, 0.6 के पीछे 6.5, कैसे निकलेगा? 10/15, 10/15 इज इक्वल टू 0.67 कर दें, 66 कर दें, 66, ओके 0.66, और यहाँ पर 20/25 इज इक्वल टू 0.80, ओके। अब जो चीज भारत में 1 रुपए में बनती है, वो कनाडा कितने में बना देता है? 66 पैसे में। और जो चीज भारत में 80 पैसे में बनती है, तो वो नहीं, जो चीज भारत में 1 रुपए में बनती है, तो वो कनाडा कितने में बना देता है? 0.8, 80 पैसे में। अच्छा, अब इसमें एडवांटेज टू कनाडा, एडवांटेज की बात करें कनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 माइनस 0.66 करेंगे, यानी कि यहां पर 34 पैसे का फायदा हो रहा है। और दूसरा ये वीट का है, और जूट के लिए
1 माइनस 0.80, तो यहाँ पर 0.20 इसका अच्छा, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसका कॉस्ट रेशो निकालो जरा। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉस्ट रेशो निकालो। पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया, कॉस्ट रेशो एंड डिसएडवांटेज। विल बी, इनका कॉस्ट रेशियो निकालो और इंडिया का डिसएडवांटेज। भाई अगर कनाडा को एडवांटेज है, क्यों एडवांटेज है? क्योंकि यार उसे तो फायदा ही मिल रहा है चाहे कुछ भी बनाए, और इंडिया का सब कुछ महंगा है तो उससे क्या होगा, नुकसान ही होने वाला है चाहे कुछ भी बनाए। तो इंडिया को जिसमें कम नुकसान होगा इंडिया वो बनाना पसंद करेगा, और कनाडा को जिसमें ज्यादा फायदा है वो बनाना पसंद करेगा। ऐसे ही होने वाला है। तो अब जरा बताओ, कॉस्ट रेशियो निकालना है आपको, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा फिर क्या करना है, डिसएडवांटेज बताना है। मैं आपको समय दे रहा हूं 2 मिनट का, आपका समय शुरू होता है अब। चलो देखो जी, यहां पर एक बार फिर से ध्यान से देख लो। कंपैरेटिव एडवांटेज ये अपन पढ़ रहे हैं सेकंड थ्योरी, ध्यान से एक बार फिर से पकड़ के चलो चीजों को। डेविड रिकार्डो क्या कह रहे हैं भाई साहब, लेबर थ्योरी वैल्यू के हिसाब से हम लोग इसको लेकर चलते हैं। यहां पर रिकार्डो साहब ने बोला कि भैया कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, अच्छा यहां पर अजम्पशन भी वही कि दो कंट्रीज हैं, एक बात, दूसरी बात दो कमोडिटीज हैं, दूसरी बात, तीसरी बात लेबर को आधार मान के चल रहे हैं, अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई चक्कर ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना ही है, एक देश एक चीज बनाएगा दूसरा देश दूसरी चीज बनाएगा और दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। अब इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल लिया, इनका ये मानना था कि यार आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि एक कंट्री एक कमोडिटी को सस्ती बनाएगी एक को महंगी बनाएगी, और दूसरी एक को महंगी और एक को सस्ती बनाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंट्री दोनों कमोडिटीज को सामने वाली कंट्री से सस्ता बनाए। तो अब इसको जिसमें ज्यादा फायदा मिल रहा है वो बनाएगा, और उसको जिसमें कम नुकसान हो रहा है वो बनाएगा, और चीजों को एक्सचेंज करेंगे। बात समझ में आ रही है? सिर्फ दो ही कंट्री है मान के चल रहे हैं, नहीं तो अपन तीसरी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है दो ही कंट्री है, और करना भी आपको एक्सचेंज ही, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ठीक है जी, ऑप्शन नहीं है तो करते हैं। देखो यहाँ पर हमने कनाडा जो है, कनाडा वीट बना रही है जी 10 रुपए में, और अपन बना रहे 15 में। यानी कि जो चीज कनाडा, जो चीज हम 1 रुपए में बनाते हैं कनाडा 66 पैसे में बना दे रहा है। जूट 20-25 तो कनाडा 80 पैसे में बना दे रहा है। तो यहाँ पर कनाडा का एडवांटेज किसमें ज्यादा नजर आ रहा है? घूम गया, कहाँ गया? मैं करो, मैं करो, तू करो होगा, मैं कहा से करो। इसमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, इसमें 34 पैसे का फायदा नजर आ रहा है। तो यार कनाडा को ये अपन कह सकते हैं कि यार तुम वीट बना लो, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। अच्छा, अपन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन कॉस्ट रेशियो निकालें तो वीट के लिए आपने क्या कॉस्ट रेशियो निकाला? 15/10 इज इक्वल्स टू 1.50, और जूट के हिसाब से आपने क्या निकाला? गुड, कितना? 20/25 इज इक्वल्स टू 1.25। अच्छा, अब इसको डिसएडवांटेज कितना हो रहा है? 1 - 1.50 इज इक्वल्स टू
0.50 50 पैसे का डिसएडवांटेज हो रहा है, और सेकंड प्रोडक्ट के अंदर इसको 1 माइनस 1.25 इज इक्वल्स टू 0.25, यानी कि 25 पैसे का। तो इंडिया को कम नुकसान, ये देखो इंडिया को, अगर इंडिया प्रोडक्ट वन, यानी कि प्रोडक्ट वन क्या था, वीट बनाता है तो उसको 50 पैसे का नुकसान हो रहा है प्रति यूनिट पर, और ये बनाता है, जूट बनाता है तो 25 पैसे प्रति यूनिट का नुकसान हो रहा है। तो जिसमें कम नुकसान हो रहा है अपन उसकी तरफ जाएंगे। अरे हाँ, तो इंडिया को कम नुकसान किस में हो रहा है जी? जूट में हो रहा है 25 पैसे। तो इंडिया किसकी तरफ जाने वाला है? जूट की तरफ जाने वाला है। और जापान किसकी तरफ जाने वाला है? कनाडा था, कनाडा। कनाडा किसकी तरफ कनाडा किसकी तरफ जाने वाला है? वीट की तरफ जाने वाला है। तो अब कनाडा वीट की तरफ जा रहा है और इंडिया किसकी तरफ जा रहा है? जूट की तरफ जा रहा है। तो ये थ्योरी थी इन भाई साहब की, डियो डियो नहीं, डेविड रिकार्डो। डेविड, अरे रिकार्डो है यार। वार्नर तो, वार्नर तो प्लेयर है ना यार, फालतू बात मत करो। ये समझ में आ रही है कंपैरेटिव एडवांटेज? इसके ऊपर वाला समझ में आया था कि जहां से जो सस्ता बना रहा उससे ले लो, ये तो डायरेक्ट था। लेकिन इसमें क्या था, सस्ता तो दोनों हम ही बना रहे हैं, तो हमें जिसमें ज्यादा फायदा वो हम बना देते हैं और बाकी तुम बना लो। तो उन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही कर लेते हैं। क्लियर है क्या? आप प्रैक्टिकली सोचो यार। अभी मैंने इधर यही बात किया कि जो बाप आदमी था ना, कौन? आदम स्मिथ। तो एडम स्मिथ भाई साहब जो थे, बाप ऑफ अर्थशास्त्र, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने क्या बोला कि यार दो कंट्रीज हैं, एक बार फिर से ध्यान से समझो, ये प्रैक्टिकली तो अब वायबल नहीं है चीजें। बाप बाप जो थे वो बाप बाप के हिसाब की बात करते थे। हमारे जमाने में तो चवन्नी में 1 किलो घी आता था। कभी दादाजी ने आपसे कभी बात करी होगी 2 रुपए में इतना, और अभी इतनी महंगाई, और अभी ऐसा अभी वैसा। ठीक है, तो अब आज की डेट में 2 रुपए और 5 5 2 2 पैसे की जो बातें करते हैं, क्या वो चलते हैं? क्या नहीं चलते। तो ये जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, इन्हें आप नमस्ते कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, लेकिन आप इनकी थेरीज को आगे लेकर नहीं चल सकते। इनकी थेरीज किस काम की है? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की हैसियत है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो ये ठीक करा देंगे, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये तब की बात है जब कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता था, तब बार्टर सिस्टम ज्यादा चला करते थे, करेंसियों पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी, अलग अलग अशरफियां, दिनार वगैरह जो भी चला करता था उनका अपना हिसाब किताब होता था। तो ये मान के अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नील मानते थे, क्यों? क्योंकि जानवर से लाना ले जाना, ये मान के चलते थे कि लाने ले जाने का कोई लेना देना नहीं करना अपन ने। ये उस समय की बात है, ऊंट पे माल आ रहा है, घोड़े पे माल जा रहा है, ऐसे गधे पे घूम रहे माल, है ना पाकिस्तान में। ट्रांसपोर्टेशन अपन ने देखा है ना, गधे बहुत एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से। गधों का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाकिस्तान, मालूम है आपको? वहां बहुत गधे पैदा होते हैं, मतलब अरे वहां गधों की खेती, मतलब क्या बोलते हैं अपन, अरे जैसे यहाँ पोल्ट्री फार्म होते हैं, पिगरी फार्म होते हैं, तो ऐसे ही वहां वहां गधे के फार्म होते हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम? आपको ये नहीं मालूम? अच्छा, बहुत एक्सपोर्ट होता है। चाइना, चाइना तो सब खा जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो व्यापार है गधों का, तो यहाँ से पाकिस्तान क्या करती, गधे भेजती है कहाँ? चाइना में। क्योंकि गधों को तो चाइनीज आती है ना यार, पाकिस्तान को आए ना है। चलो, हाँ, तो इन्होंने जब वो बनाई होगी ना, इन्होंने थ्योरी बनाई कि भाई ये सस्ता बना रहा है, ये महंगा बना रहा है, बट रिकार्डो भाई साहब ने बोला कि सर आप फादर हैं, अच्छी बात है, आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये देश ये चीज को सस्ता बना रहा है, ये चीज को महंगा। सर ऐसा भी तो होता है कि एक देश दोनों चीजें सस्ती बना रहा होगा, फिर क्या करेंगे? तो फिर मेरी बात सुनो, अब मैं अपनी बात रख देता हूं। तो फिर इन्होंने आगे एक कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि अगर एक देश जो है प्रॉफिट, एक देश जो है सभी कॉमोडिटीज को, ये सेकंड वाला पॉइंट जो हम लिखे हैं, अरे कहां गया,
यहाँ अ कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अदर देन अदर कंट्रीज, मतलब दोनों दोनों ही प्रोडक्ट को अगर हम सस्ता बना रहे तो फिर अब क्या करेंगे कि दोनों में से जो भी ज्यादा सस्ता बना रहे हैं ना वो बना लेंगे और उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, और बाकी उससे बना के मंगवा लेंगे, तो ऐसे करके एक्सचेंज कर लेंगे, कुछ के बदले कुछ चलाना था, अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो उसके बदले पैसे ले लेते हैं। अभी वो डिपेंडेंसी है ही नहीं ना, ग्लोबलाइजेशन इतना, और कोई दो कंट्री तो धंधा नहीं कर रही है, पूरा विश्व कर रहा है। हमें हर जगह ही बेनिफिट देखना है, ऐसा नहीं कि वहां मेरा नुकसान कम, यहाँ फायदा है यहाँ बेचो, यहाँ फायदा है यहाँ बेचो, यहाँ फायदा है यहाँ बेचो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बट इनके भाई साहब हैं अपने अपने, तो अपने अपने तौर तरीके हैं इनके, तो मैं ऐसा मान के चलूँ क्या कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, दोनों ओके हैं। यस। तीसरी थियरी है, तीसरी में यार ये है वही एंड ओलिन, 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 why you? Hey, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा। हेक्शर, हेक्शर एंड ओलिन, लिखो, लिखो इसका नाम लिख लो, हेक्शर थ्योरी नंबर 3, हेक्शर, HEC, नहीं, हाँ, KSH, नहीं, एस, इनकी स्पेलिंग भी यार SCHER, हेक्शर ओलिन, ओलिन थ्योरी, इसका एक और नाम दे रखा है इन्होंने, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न थ्योरी, इसका एक और नाम क्या है, मॉडर्न थ्योरी। अरे रे, अरे रे, एक नाम और है, फैक्टर एंडोमेंट्स थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट्स थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट्स थ्योरी। चलो, अब इसकी ये भाई साहब क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ये भी है तो गरीब घर से ही ना, मतलब उसी समय से है। तो अच्छा, ये हेक्शर ऑनल ऑल ऑल ऑलिन, ये टीचर स्टूडेंट थे, क्या थे ये, टीचर स्टूडेंट थे, तो कुछ उनको टाइम पास नहीं हो रहा होगा तो बैठे बैठे कुछ लिख दिया इन्होंने, है ना, तो ऐसे ही, पर उस समय इन्होंने सबने बोला वाह यार क्या बात है यार, क्या बात है यार, तभी तो किताबें छप रही हैं। समझ नहीं आता कि अपन अपन अच्छा है, ठीक है, नहीं होना चाहिए अभी ये अपने सिलेबस के हिस्से। अजम्पशन, ये अजम्पशन क्या लेकर चलते हैं, ये अजम्पशन लेकर चलते हैं वही, दो कंट्री, दो कमोडिटीज, और एक की जगह दो फैक्टर मॉडल लेकर चलते हैं। हाउ मेनी फैक्टर मॉडल, टू, टू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू, टू फैक्टर मॉडल। कौन कौन सा है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल, पैसा, बाकी ऑल अदर assumptions सेम, सेम में ए पहले आता है, पहले इसकी कहानी सुन लो उसके बाद लिख लेना, और लिखते ही खत्म हो जाएगा ये क्या कहता है कि यार दो कमोडिटी हैं, ये क्या बोलता है कि दो कमोडिटी हैं, दो ही कंट्री हैं, और फैक्टर मॉडल लेबर के अलावा एक चीज और क्या हो गया, कैपिटल। ये कहते हैं जी कि भाई एक कंट्री क्या है, कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है। कैपिटल अबेंडेंट का मतलब होता है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत पैसा है,
लेकिन लेबर नहीं है उसके पास। उदाहरण दे रहे हैं, सिर्फ लेबर नहीं है। और एक कंट्री टू, सेकंड कंट्री, उसके पास वो क्या है, लेबर अबंडेंट है, मतलब अपने पास लेबर की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं काम करने वाले। इंडिया, कंट्री टू इंडिया पकड़ लो आप, लेबर अबंडेंट है। तो अब एक बात बताओ कि अगर किसी कंट्री, अच्छा जो कंट्री वन है वो ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगाकर काम करेगी क्योंकि पैसा बहुत है, यस। और अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा लेबर वर्क होगा क्योंकि पैसा कम है, ज्यादा मशीनें लगाने से अच्छा 4 आदमी और खड़े कर दो, करेक्ट। ये भाई साहब ये बोलते हैं कि जो, मतलब ये क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं तो उससे आप खुद बोल दोगे कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए। जैसे साथ साथ लिख सकते हो आप चाहो तो, कंट्री वन, कंट्री वन पकड़ लो आप, क्या है, कैपिटल अबंडेंट है। यानी कि कोई कमी नहीं है। हमने यूएस का एग्जांपल लिया यहाँ। कंट्री टू जो है दैट इज लेबर अबंडेंट है, जैसे हमारा भारत। चाइना भी पकड़ सकते हो, वो भी बेचारे अपने जैसे ही हैं लेकिन अपन से ज्यादा कमाते हैं वो पर कैपिटा। अब जो कंट्री वन है, कंट्री वन है, ये क्या करेगी, ज्यादा मशीनें यूज में लेगी। क्यों? क्योंकि पैसा है इनके पास, कैपिटल है इनके पास। और कंट्री टू जो होगी ये क्या करेगी, मोर लेबर, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं, लेबर बहुत ज्यादा वेले बैठे हुए हैं। नो कैपिटल, नो कैपिटल तो नहीं लिख सकते, लेस कैपिटल कर दो, लेस कैपिटल, ठीक है जी। अब कमोडिटीज हैं दो, मान लो कमोडिटीज, कमो, कमोडिटीज, कमोडिटीज में एक कमोडिटी है एक्स। मान लो एक्स क्या करता है, यूजेस 3 units of capital and 1 unit of labor। एक कॉमोडिटी वाई है, कॉमोडिटी वाई क्या करता है, यूजेस, यूजेस, पंखा नीचे आ जाएगा भाई, सोहम गया, यूजेस 1 unit of capital and 5 units of 5 units of labor। इसका रेशियो क्या रहा है, 3:1, इसका रेशियो क्या रहा है, 1:5। तो प्रोडक्ट एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से चलेगा, और प्रोडक्ट वाई जो है अपना लेबर इंटेंसिव। मतलब कोई एक यूनिट बनाने के लिए, कोई एक यूनिट बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, कोई एक एक्स की कोई एक यूनिट बनाने के लिए 3 unit लगती हैं कैपिटल की और 1 unit लगता है लेबर का। 3 units लगती हैं कैपिटल की और 1 unit लगता है लेबर का, एक्स बनाने के लिए। कैपिटल इंटेंसिव है यानी कि यहां पर कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेबर की कम, लेबर की जरूरत कम है इस तरह के प्रोजेक्ट में। ऑन द अदर हैंड वाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए 5 unit लेबर चाहिए और कैपिटल थोड़ा सा चाहिए, यानी कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे चलेगा और पहला वाला कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट को कौन बनाकर बेचने वाला है,
यस, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो एक्स के पास जाएगा, और जिसके पास लेबर ज्यादा है, गरीब लोग यही काम करेंगे कि पैसा नहीं है, बंदे आप बोलो भीड़ लगा देते तो लगा दो भीड़, तो यहाँ पे लगा दी भीड़ यार। तो वाई के पीछे भीड़, भीड़ मजे गर्मी, गर्दी, गर्दी, अरे भीड़ में गर्मी भी तो लगती है, गर्दी में गर्मी, गर्मी में चिप 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 पसीना, पसीने में चिप चिप होता है। हाँ, अरे अपना पसीना तो पसीना, लेकिन दूसरे का पसीना जब आपके अंदर आता है ना, आप कभी लोकल ट्रेन मुंबई में सफर करो, मुंबई की लोकल ट्रेन में कभी सफर किया क्या? नहीं किया। ऑफिस आवर्स में कभी करो, एकदम जैसे आप वो जाता है ना, अरे वो अपने जो उस गन्ना, गन्ना मशीन में ऐसे जाता है और मशीन पूरा उसे लेके पूरा पिचका के निकाल देती है, ऐसे ही आप बस खड़े होते हो, उधर बहुत सारी भीड़ होती है, आप बस उधर पैर रखो तो फिर वो लोग ऐसे ऐसे होते हैं और आप अंदर चले जाते हो, और एकदम आप एकदम चिपक के खड़े हो, एकदम छू रहे हो एक दूसरे को, पूरे आप भी पसीने में वो भी। तो वहां स्किन डिसीज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं भाई। अगर उस सामने वाले को कुछ चर्म रोग है तो आपको, आप उसको खुजली है तो वो खुजली आपको दे जाएगा, उसको जू है तो वो जू आपको दे जाएगा। तो ये होता है, गर्दी में गर्मी लगता है, गर्मी में पसीना आता है, पसीना चिप चिप करता है, चिप चिप में मजा नहीं आता है। चलो, तो अभी कॉमोडिटी एक्स, सीधा पेन पकड़ना पड़ेगा ऐसे, तो ये यूएसए बनाने वाला है, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल अबंडेंट सिटी है, कंट्री है। और ये जो है अपन बनाएंगे क्योंकि अपन क्या है, गरीब लोग लेबर, लेबर एक्चुअली यार हमारे यहाँ, अब क्या बोले, इतने लोग हैं, इतने लोग, इतने लोग हैं कि 150 करोड़ है यहाँ, 150 करोड़, 150 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे होंगे जो ठीक ठाक से जीवन यापन कर रहे होंगे, 140 करोड़ तो यही है जो अपने देश को लेबर इंटेंसिव बना दे रहे हैं, है ना, वेल्ले हैं सारे। लेबर क्या नाम था, अबंडेंट है। रे 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 रे, समझ में आता है क्या? ओके, चलो, तो एक काम करते हैं कि अभी जितना हमने डिस्कशन किया हम इतना यहाँ पर इसको रोकते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना यहाँ पर रोकते हैं, और कल हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे, ऑनलाइन भी चालू हो जाएगा तो पूरा रिवाइज 10 मिनट में हो जाएगा, है ना। तो 10 मिनट में पूरा रिवाइज करके कल ये वाला यूनिट पूरा खत्म कर देंगे, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। यार वो ऑनलाइन आज चालू नहीं है तो थोड़ा, हाँ खत्म हो जाए उनके सामने तो ज्यादा ठीक रहेगा, राइट? चलो।